Okay. Hello everyone. I'm back here again. Now we are not starting with a new chapter now. मैं आप लोगों के लिए नीड्स से कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो जो टॉपिक्स हमने कवर्ड करे हैं उसके। सबसे पहले हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का देखेंगे क्योंकि मैंने सबसे पहला चैप्टर वो आपको पढ़ाया था। कुछ 20 क्वेश्चंस लाई हूँ मैं लास्ट ईयर के पेपर से। मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन साइड बाय साइड करने चाहिए क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा टॉपिक छोड़ा है या फिर क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हमें क्वेश्चन के थ्रू पता चलती है। होता है ऐसा, हम चीज़ें मिस आउट कर देते हैं जब हम पढ़ते हैं चैप्टर को। तो लेट्स स्टडी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो कि पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही हैज़। अब ए बी ब्लड ग्रुप वाले को आप यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों बोलते हो? आपको सबको पता है ए बी ब्लड ग्रुप जो होगा उसके पास में एंटीजेंस ए और बी होंगे और एंटीबॉडीज़ कोई भी नहीं होंगी। तो वो हर तरीके का ब्लड ग्रुप ले सकता है क्योंकि उसके पास एंटीबॉडीज़ तो है ही नहीं। ओके, चाहे उसके पास ए आए, चाहे बी आए, चाहे ओ आए, इट हैज़ नो एंटीबॉडी, तो रिएक्शन होगी नहीं। तो वो हर तरीके की अपने पास ले पाएगा। तो बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा या फिर बोथ ए एंड बी एंटीजेंस ऑन आरबीसी विथ नो एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा। सो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ए, कि उसके पास में दोनों एंटीजेंस होते हैं बट क्या नहीं होता है, एंटीबॉडीज़ नहीं होते, इसलिए रिएक्शंस नहीं हो पाएगी, इसलिए वो हर तरीके का ब्लड अपने आप ले पाएगा, इसलिए वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं आप उसको। ऐसे ही यूनिवर्सल डोनर क्या होता है? ओ, क्योंकि उसके पास में कोई भी एंटीजेंस नहीं होते, तो एंटीजेंस नहीं है तो वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, रिएक्शन होगी ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट वर्किंग ऑफ हार्ट? आपके हार्ट की वर्किंग को इफेक्ट करते हैं आपके पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स। कैसे करते हैं? ओके, नाउ सी, वैसे इसका आंसर है ए, इट रिड्यूसेस बोथ दी हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है कैसे। अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन मेड्यूला ऑब्लंगेटा, आपके ब्रेन में मेड्यूला ऑब्लंगेटा एक साइट होती है, वहाँ पे एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है। इट मॉडरेट्स दी कार्डियक फंक्शन, ठीक है, वो कार्डियक फंक्शन को मॉडरेट करता है किसके थ्रू? एएनएस के थ्रू। एएनएस आपके हार्ट में होता है। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स कैन इंक्रीज द हार्ट रेट ऑफ हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ वर्टिकुलर कंट्रैक्शन एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। तो आपको याद रखना, सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करती है? इट ऑलवेज इंक्रीजेस। ओके, on the other hand, your parasympathetic neural signals decreases the rate of heartbeat, speed of conduction of action of potential and thereby the कार्डिक आउटपुट। तो पैरासिम्पैथेटिक हमेशा डिक्रीज करेगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन रीड में बहुत आते हैं। आपको ईसीजी का डायग्राम दे देते हैं, वो डायग्राम गिवन हियर इज व्हाट। आपको बताना होता है कि हर वेव क्या डिनोट करती है, पी वेव क्या डिनोट करती है, क्यू क्या डिनोट करती है, आर क्या, एस क्या, टी क्या। तो ये ईसीजी का डायग्राम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो मैं या तो आपको पूरा डायग्राम एक्सप्लेन कर दूँ क्योंकि हमने शायद ना ये जो ईसीजी वाला पार्ट है शायद पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, आप लोग एक बार चेक कर लेना। पी वेव हमेशा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ दी एट्रियाज रिप्रेजेंट करती है। दोनों एट्रियाज जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आपकी पी वेव आती है, सबसे पहली वेव, ठीक है। और एक्सप्लेन तो क्या करूँ मैं, पी वेव रिप्रेजेंट करती है आपकी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है आपका, ये जो क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स है ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है विच इनिशिएट्स दी वेंट्रिकुलर contraction. Then contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole. Okay, ऐसे होता है। T wave जो होती है आपकी लास्ट वाली, it represents the return of ventricles from excited to normal state. आपका excited state से जब normal state में ventricle जाता है तो वो represent करता है, मतलब repolarization represent करता है। तो मैंने आपको बता दिया P क्या denote करता है, QRS क्या denote करता है, T क्या denote करता है। आपके हार्ट की हर कंडीशन को ये आपकी ECG denote करती है। ये नॉर्मल ECG डायग्राम है, नॉर्मल हार्ट बीट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडल ऑफ हिस का, ठीक है। बंडल ऑफ हिस इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमंस? ऑब्वियसली हार्ट का है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो मार्क करते जाना है यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया है इसका आंसर, इसका हार्ट है, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन्स इज इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड? ओके, अगेन it is important and I hope you all know the answer. D है इसका आंसर। फिब्रिनोजन इन्वॉल्व होता है, आपको पता ही होगा कोएगुलेशन में, ठीक है। ओके,
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइंड एज वेसल्स विच, ओके आर्टरीज और वेन्स में हमेशा आपको डिफरेंस पूछा जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर है बी, आर्टरीज कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। ये आपने हार्ट के डायग्राम में देखा होगा। ओके, आर्टरीज एंड वेन्स आर मेन ब्लड वेसल्स, ये आपको पता है। इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट, और वेन्स जो होती है वो बॉडी पार्ट से आपके हार्ट को ब्लड लेकर आती है। ये मेजर डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो साइड बाय साइड मार्क करते जाओ, इसका बी आंसर है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग क्या करेक्ट स्टेटमेंट थी? 120/90 इज ही नॉर्मल ब्लड प्रेशर, इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब वैसे ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन। 190/110 mmHg में हार्म वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। आपको यहाँ पे सारे एबनॉर्मल टाइप ही ब्लड प्रेशर्स दे रखे हैं, इसमें से सही कौन सा है? तो ये अगर आप याद रखना चाहो तो रख लेना, वैसे इसका डी आंसर सही है। तो 190/110 जो होता है वो आपकी ब्रेन और किडनी को इफेक्ट करता है। ठीक है, अब अगेन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईसीजी डायग्राम है। ठीक है, गिवन बिलो इज द ईसीजी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन, विच वन ऑफ इट कॉम्पोनेंट्स करेक्टली इंटरप्रेटेड बिलो। कौन सा सही है? QRS कॉम्प्लेक्स 1 कंप्लीट पल्स डिनोट करता है। T इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, ये तो नहीं था। PNR सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स। P इनिशिएशन ऑफ लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ओनली, दोनों को करता है, मैंने आपको बताया था, एक को नहीं करता। एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे रखी है, जितने आपके QRS कॉम्प्लेक्स बनते हैं उतनी ही आपकी हार्ट की बीट होती है। ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स क्या होता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का इनिशिएशन होना। तो जितनी ये पीक्स बनेंगी उतनी आपकी हार्ट बीट्स है। ठीक है, तो इसका आंसर यही है, कॉम्प्लेक्स QRS इज इक्वल्स टू 1 कंप्लीट पल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस 1 to 4 usually tend to occur in plane dwellers when they move to high altitude। ये क्वेश्चन में बहुत आता है, हाई altitude जब आप जाते हो तो क्या चीज़ होती है? ठीक है, ओके, सो इसका आंसर है ए। सेकंड और थर्ड ऑप्शन दोनों होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है? इंक्रीज इन आरबीसी सेल प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट। आपने देखा होगा कि जो हिली एरियाज में रहते हैं उनके चीक्स बहुत रेड होते हैं, ब्लशी टाइप लगते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि उनके आरबीसी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप क्या दोगे? बॉडी अंडरगोज वेरी न्यूमरस चेंजेस, ओके, एट हायर एलिवेशन। ओके, so in order to increase the oxygen delivery to cells and improve the efficiency of oxygen in your body, ठीक है, द अर्ली चेंजेस इंक्लूड सी इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, आपकी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी, फ्लूइड शिफ्ट्स होंगे, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। लेटर चेंजेस में क्या आता है? आपके आरबीसीज प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, 2-3 डीपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कैपिलरीज होता है। तो ये सब चीज़ें, ये सब चेंजेस आते हैं जब आप एक हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंजेक्टेबल मटीरियल्स or medicines and with no risk of any kind can be achieved by injecting it into, okay, now ये क्वेश्चन वैसे इतना वो नहीं है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि जब आप किस चीज़ में इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हो, ठीक है, तो इसका आंसर है वेन्स। आप हमेशा वेन्स में इंजेक्शन लगाते हो। ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट? Okay, so your next question is hemoglobin content per 100 ml of blood of normal healthy human adult is। ये आपको पता होना चाहिए, 12 to 16 milligrams होता है नॉर्मल hemoglobin content। Okay, you should be knowing this। There is no DNA in, okay, that's a very good question। ये question आता है हमेशा शायद नीट में generally। Okay, so there is no DNA in mature RBC। In mature RBC you don't have any। Okay, so the next question is globulins contained in human blood plasma are primarily involved in। आपके प्लाज्मा के अंदर ग्लोबुलिन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन्स होते हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स होता है, ये होता है, वो होता है। सो ये सब किस में इन्वॉल्व होता है? आपके ग्लोबुलिन्स का फंक्शन क्या? सो इसका करेक्ट आंसर है आपका डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म में यहाँ पे ग्लोबुलिन्स इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ग्लोबुलिन्स लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक्ट एज एंटीबॉडीज। आपकी ग्लोबुलिन्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स ही तो होती है, वो एंटीबॉडीज की तरह एक्ट करती है, वायरसेस बैक्टीरिया सबको हटाती है। तो डिफेंस मैकेनिज्म्स हो गया। कंपेयर टू ब्लड और लिम्फ, एज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस होता है? ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, वेट लेट मी चेक, ओके, मोर WBCs एंड नो RBC। ठीक है, आपके lymph is a mobile connective tissue comprising of lymph plasma and lymph
कॉर्पुसेल्स, ठीक है, कॉर्पुसेल्स या फिर टाइप्स ऑफ WBCs. इट्स कॉम्पोजिशन इज जस्ट लाइक प्लाज्मा एक्सेप्ट दैट इट लेक्स RBCs एंड लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन. आपके लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होते, RBCs नहीं होती, बाकी सिमिलर कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है. आपको लिम्फ में ये चीज़ याद रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमंस ब्लड पासिस फ्रॉम पोस्टल कैवल टू डायस्टोलिक राइट एट्रियम ऑफ हार्ट ड्यू टू. ओके, ये चीज़ क्यों होती है? आपका पोस्टल कैवल से डायस्टोलिक राइट एट्रियम में ब्लड क्यों जाता है? ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका बी, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पोस्टल कैवल एंड एट्रियम. हमेशा हार्ट में एक्चुअली ब्लड शायद एट्रियम से वेंट्रिकल जाए या वेंट्रिकल से एट्रियम जाए या फिर आपके बॉडी में जा रहा है, इट्स ऑलवेज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस. ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट कैवल एंड एट्रियम द ब्लड passes from that post caval to diastolic right atrium. Diastolic right atrium has less pressure और पोस्ट कैवल में हाई प्रेशर होता है. thus blood moves from high to low. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी मार्क करते जाना प्रेशर डिफरेंस की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स आर. नाउ द मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स आर. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स. इसके अंदर से आपके जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होती है ना वो ज़्यादा एक्टिव होती है, ठीक है. क्वेश्चंस आप ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ WBCs आर कंसर्न्ड विद रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपेरिन. ओके, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, आपके हेपेरिन और ये सब कौन रिलीज करता है? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बेसोफिल्स. आपकी जो बेसोफिल्स होती हैं वो आपके हेपेरिन रिलीज करती है. बंडल ऑफ इज अगेन क्वेश्चन इज द नेटवर्क ऑफ व्हाट? ओके, सो इसमें मुझे करेक्ट ऑप्शन लग रहा है बी, मसल फाइबर्स फाउंड ओनली इन दी वेंट्रिकल वॉल. वेंट्रिकल वॉल में होती हैं आपकी ऑब्वियसली, ठीक है. इट्स अ नेटवर्क ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स फाउंड ओनली इन दी वेंट्रिकल वॉल. बंडल ऑफ इज इन कंटिन्यूशन ऑफ द AV node gives off a left bundle branch at the top of the interventricular septum and continues at the right bundle branch. Okay, it is a part of the conduction system like SA node, internodal arterial pathways. Okay, so Purkinje fibers और bundle of His ये सब interconnected होती हैं and they are all conduction system of that heart. So B आप इसका मार्क कर सकते हो. Impulse of heart originates from. It's a very nice question, ये आपको पता होना चाहिए. ओके, ऑब्वियसली बहुत ईजी क्वेश्चन है. ऐसे नोट्स आपकी इम्पल्स जो होती है हार्ट की वो ओरिजिनेट होती है. डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन इज दैट पल्मोनरी आर्टरी हैज़. ओके, तो मैंने आपको बताया था इन दोनों में हमेशा डिफरेंस आता है. ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है थिकर वॉल्स. आपकी आर्टरी की हमेशा थिकर वॉल्स होती है, मोर इलास्टिक होता है, बट इट्स ल्यूमेन इज नैरो एज कम्पेयर टू वेन. ऑब्वियसली थिकर वॉल्स होंगी तो ल्यूमेन नैरो होगा. पल्मोनरी आर्टरी कैरीज योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स फॉर oxygenation. Sorry, pulmonary vein carries your oxygenated blood from lungs to left auricle. ये सब चीज़ें मैंने आपको सर्कुलेशन में बताई थी. ओके, सो दिस वाज इट. मेरे को जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं. 20 क्वेश्चंस ही दिए हैं, बट येस दे आर इंपॉर्टेंट. तो हम साइड बाय साइड ऐसे क्वेश्चंस करते जाएंगे. कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चंस में कमेंट बॉक्स में डाल देना एंड कीप लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड कीप शेयरिंग देम ताकि दूसरों को भी हेल्प होती रहे. थैंक यू.